हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद बीकेएस। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे इस चैनल पे ऑलमोस्ट सारी वीडियोस फिज़िक्स के बारे में ही हैं। तो आपको पता है कि वी आर स्टार्टिंग और बायोलॉजी सेशन फ्रॉम दिसंबर 2023। ठीक है। तो दिसंबर 2023 से जो वीडियोस वगैरह आएंगी, मैंने सोचा कि एक डेमो वगैरह बनाकर आपको भेज दूं, ताकि इसमें हम करेंगे कुछ बोर्ड वाली वीडियोस होंगी जिस तरह से फिज़िक्स की वर्कशीट्स वगैरह वगैरह भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे, यानी कि इंटर के भी और फर्स्ट ईयर के भी। उसमें रीडिंग सेशन आ जाएगा, जिस तरह से ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को, जो रेगुलर क्लासेस वाले बच्चे होते हैं, उनको ये पढ़ने में थोड़ा सा मसला होता है, उनको समझ कम आता है। तो इसी वजह से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और फिज़िक्स का तो आइडिया है आपको, बायोलॉजी का आइडिया हो जाएगा। और मज़ीद जब हम अपना ऑन बोर्ड डिस्कस करेंगे, उसमें लिख कर टॉपिक वाइज जिस तरह से प्रॉपर लेक्चर्स चलते हैं डायग्राम वगैरह के साथ, तो आपको मज़ीद डिस्कस होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? इसकी रीडिंग भी करते जाएंगे, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, जिस तरह से इसका टाइटल है, तो उसको हम लोग यानी कि उसको मैं डेफिनेशन वगैरह बता दूंगा आपको, और उसके बाद हम लोग रीड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वर्ड की जो मीनिंग है वो होती है कंप्लीट कंप्लीट न्यूट्रिशन। इस तरह से समझ लें आप, कंप्लीट न्यूट्रिशन। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशन हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोसेस प्रोसेस ऑफ टेकिंग टेकिंग अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स को जो हम लेते हैं उनको, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन का। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ फूड्स कौन से फूड कंपोनेंट्स? जो कि ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल करवाएं। ठीक है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। क्या? कंप्लीट न्यूट्रिशन के अंदर क्या आता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप न्यूट्रिएंट्स जो है आप लो, और उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो जो कि इम्पोर्टेंट हो। फूड के यानी कि न्यूट्रिशन के काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन उसका जो वन ऑफ दी मेन फंक्शन है वो है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ दी सेल। ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आप खाना इनटेक करते हो, वो आपके बॉडी के अंदर जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद असिमिलेट होता है, उसके बाद फाइनली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसे हम बोलते हैं जो है उसको इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन का। जिस तरह से इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया इसका। नाउ हम लोग इस पैरा को पढ़ते हैं, और उसके अंदर ये बीच में जो चीज़ें आएंगी वो हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। तो जस्ट लाइक व्हीकल नीड्स फ्यूल, जिस तरह से गाड़ी को फ्यूल चाहिए होता है, अ लिविंग सेल नीड्स सप्लाई ऑफ फूड टू परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो बॉडी को भी परफॉर्म करने के लिए वेरियस फंक्शंस, यानी कि काफ़ी जो काम वगैरह हैं वो करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड चाहिए होती है। ठीक है। थ्रू द प्रोसेस द सेल्स नॉट ओनली ऑब्टेन एनर्जी। सेल सिर्फ फूड की मदद से एनर्जी नहीं लेते, बल्कि बट आल्सो गेट मटेरियल्स टू ग्रो एंड रिपेयर। ये बात आ गई, ग्रो एंड मेंटेनेंस देमसेल्स, यानी कि बॉडी फूड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ उसको एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि वो ग्रो और रिपेयर भी होती है। द फूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड जो बॉडी, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का जो फूड होता है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होता है, विच आर essential required by protoplasm to perform its different metabolic function। यानी कि डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म different nutrients are required to perform different functions, or essentially required by the protoplasm to perform biological functions। यानी कि ये जो फूड हम लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म जिनको आइडिया नहीं है उनको मैं सिंपल बता दूं
कि ये आपका होता है एक तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये बाहर बाहर साइटोप्लाज्म। अच्छा, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म सेल के अंदर बेसिकली दो ही फ्लूइड है, एक साइटोप्लाज्म दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। इस तरह से आप बोलो तो भी आपकी मर्जी है। अगर आप बोलो कि द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, तो भी आप इस तरह से बोल सकते हो। लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल विच हैज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एडिटेबिलिटी इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि सिंटैक्स बुक के अंदर लिखी हुई हैं, जो कि मैंने अपने टाइम पर भी याद की थी, तो आप इनको याद कर लें क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्टली आ जाती हैं, ठीक है। इन दी प्रोसेस ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ऑटोट्रॉफिक मींस जो सेल्फ प्रिपेयर करें अपने फूड को, ठीक है, जिस तरह से प्लांट्स वगैरह हैं। हेटरोट्रॉफिक यानी कि जो डिपेंड करें एक्सटर्नली किसी सोर्स पर। एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन रेडीमेड फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन किस पर, रेडीमेड फूड, बना बनाया पका पकाया खाना, रेडी मेड फूड। जिस तरह से आप सब करते हो, हम सब करते हैं कि हर चीज़ पकी पकाई मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, ठीक है। बीइंग प्रिपेयर्ड बाय दी अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो दूसरे लोग बनाते हैं, जिस तरह से सॉरी दूसरे लोग नहीं बल्कि अपना दूसरे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जिस तरह से प्लांट्स और एज वेल एज एनिमल्स, क्योंकि कुछ एनिमल्स को भी हम खाते हैं और कुछ प्लांट्स को भी हम खाते हैं, और यहाँ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जिस तरह से फ्रूट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो होलोजाइक, होलो, अब देखो ग्रीक वर्ड होलो, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ग्रीक वर्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड होलो और ज़ाइकोस मीन्स ऑफ एनिमल्स न्यूट्रिशन। Holozoic nutrition is one of the type of heterotrophic nutrition which commonly occurs in animals। ये एक टाइप है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो कि एनिमल्स के अंदर होती है। अच्छा, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने कहा था कंप्लीट न्यूट्रिशन, और मैं आगे चल के बताऊंगा वो कंप्लीट न्यूट्रिशन का क्या मकसद था। यहाँ पर लिखा हुआ है इंजेशन हो, जिसमें डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, असिमिलेशन हो और एजेशन हो। ये सिस्टम या सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस जिसके अंदर न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। So now you have the basic idea about what the holozoic nutrition is, what are heterotroph and autotroph, why the food is important, ठीक है। Not only for the, food is not only required for the supply of energy, but is also required for the maintenance and growth of the cells of the body, ठीक है। तो अब देखो, अब ये पहला स्टेप आ जाता है किसका, होलोजोइक न्यूट्रिशन का, जो आपने पढ़ना है इंजेशन। इंजेशन इज बेसिकली टेकिंग इनसाइड ऑफ द फूड, यानी कि फूड का लेना, द टेकिंग अप ऑफ द फूड इज नोन एज इंजेशन, बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि मैं वो आपको चीज़ समझाऊँ कि अगर यहाँ पर आपके पास कोई सेल है, ठीक है, ये सपोज करो आपके पास कोई सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस। यहाँ अगर फूड पार्टिकल है प्रेजेंट, तो ये अगर इस सेल के अंदर चला गया तो भी इसको इंजेक्शन बोलोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ सेल प्रेजेंट है और कोई चीज़ नहीं है। और ये सेल भी हो सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा पूरा, जैसे कि पूरा का पूरा इंसान, ठीक है, तो ये अपना सपोज करो इसका माउथ है, खौफनाक माउथ, ठीक है, ये क्योंकि बनाने में यहाँ पर डिजिटली पेन से लिख रहा हूँ तो ये इस तरह से बन गया। तो यहाँ से अगर फूड इंटर करेगा, यहाँ से अगर फूड इंटर करेगा तो ये एक स्पेसिफिक ओपनिंग होगी। ये मैं बता रहा हूँ कि क्यों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अब लाइन पढ़ो इंजेक्शन वाली। टेकिंग इन अ फूड इनटू द सेल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बॉडी इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट टेक्स प्लेस ईदर थ्रू द सेल सरफेस और थ्रू द स्पेसिफिक ओपनिंग। यानी कि अगर मल्टी सेलुलर वाला केस होगा ना, ये जो मैंने अभी बनाया, आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं क्यों बता रहा है हमें। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एक स्पेसिफिक ओपनिंग होगी जिसके थ्रू फूड एंटर करेगा। और अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें डायरेक्टली सेल के थ्रू ही फूड एंटर कर जाएगा। दे मीन्स सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर ओपनिंग नहीं होगी, वो सिंपली अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड करके पार्टिकल को अंदर ले लेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है, जिसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं या फेगोसाइटोसिस। सॉलिड पार्टिकल होगा तो फेगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड पार्टिकल तो एंडोसाइटोसिस, ठीक है।
तो इस तरह से आपका जो फूड है वो एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर। तो अब आपका इंजेशन हो गया क्लियर। इंजेशन क्या है? बेसिकली टेकिंग अप ऑफ द फूड। फूड सेल के अंदर अंदर इंटर हो, किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर हो, या अपना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर हो थ्रू स्पेसिफिक ओपनिंग। क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके पास वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगी जिसके थ्रू फूड उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरा प्रोसेस क्या है? डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि ब्रेकिंग डाउन। ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल फूड। अब इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर क्या लिखी हुई है? यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, और दूसरी चीज़ लिखी हुई है नॉन डिफ्यूजिबल। नॉन डिफ्यूजिबल। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जो है और नॉन डिफ्यूजिबल, जब आप खाना यानी कि माउथ के अंदर एंटर करते हो तो वहाँ पर क्या होता है? आपका खाना जब आपके मुंह के अंदर होता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, अपना न्यूक्लिक एसिड वगैरह हो सकता है, या सॉरी अपना लिपिड्स वगैरह, मतलब डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये है कॉम्प्लेक्स फूड। अब जब आप मेस्टिकेशन वगैरह करते हो, डिफरेंट एंजाइम्स आपके माउथ के अंदर आते हैं, उसके बाद आपका फूड ब्रेक डाउन होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स से बन जाता है सिंपल। ठीक है। और ये नॉन डिफ्यूजिबल क्या है? नॉन डिफ्यूजिबल का अगर मैं मतलब समझाऊँ आपको, तो अब जैसे अगर देखें कि आपके पास प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन को अगर आप तोड़ोगे तो वो बनेगा अमाइनो एसिड, ए अमाइनो एसिड। तो अब अगर आप डायरेक्टली, ये प्रोटीन पड़ी है बाहर, ये आपका सेल है, तो ये प्रोटीन डायरेक्टली आपके सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिफ्यूजिबल है। ये पहले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये सिंपलर फॉर्म है, और फिर ये सिंपलर फॉर्म अगर आपकी सेल को चाहिए तो फिर ये यहाँ से इंटर करेगी। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली ये जो है आपके सेल के अंदर इंटर कर जाए। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड के लिए ज़रूरी है कि वो सिंपल में कन्वर्ट हो, और नॉन डिफ्यूजिबल के लिए कन्वर्ट ये एब्जॉर्बेबल, यानी कि जो एब्जॉर्ब हो सके, या डिफ्यूजिबल हो सके, डिफ्यूज़ यानी कि सेल के अंदर जा सके। तो इस तरह से ये फूड जो है वो कन्वर्ट हो सके, इसी के लिए ये लाजमी होता है डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है। एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, बुक की लैंग्वेज अच्छे से समझ आए, और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ें याद रहें। ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू सिंपलर और डिफ्यूजिबल सो दैट मे बी इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि एब्जॉर्ब इन द मेटाबॉलिज्म। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब सेंस यूज में भी हो सकता है। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स यूज्ड इन दी मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म वगैरह में वो यूज़ हो सके। दिस कन्वर्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस केमिकली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एज वेल एज मैकेनिकली। यानी कि ये यहाँ से आपको हिंट दे रहा है कि डाइजेशन जो है आपकी वो केमिकली भी हो सकती है और मैकेनिकल भी हो सकती है। केमिकली क्या मकसद है? कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है। केमिकली का क्या मकसद है? केमिकली मीन्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और आपकी जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होती है। फिजिकल सॉरी अपना मैकेनिकल डाइजेशन वो फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि मेस्टिकेशन, चर्निंग, ग्राइंडिंग वगैरह, इस तरह से। ठीक है। तो उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। अब देखो, डाइजेशन, फूड आया, पहले अंदर आया कैविटी के अंदर, टूटा डाइजेशन के थ्रू। अब क्या होगा? छोटे छोटे पीसेस बन गए होंगे। अब क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन दी सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था ना कि नॉन डिफ्यूजिबल बन जाएंगे डिफ्यूजिबल। डिफ्यूजिबल किस लिए था? सॉल्युबल के लिए। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन। डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन का क्या मकसद है? यहाँ पर देखें, सच इज इंटेस्टिनल लाइनिंग। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होती हैं, ये आपका जो इंटेस्टाइन बना होता है इस तरह से। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपना कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगी, कुछ कहीं से, यानी कि थ्रू दी एलिमेंट्री कैनाल। ये जो आपका माउथ टू एनस, और ये आपका स्टमक, और इस तरह से जो पूरा ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब होनी होती हैं। तो इसी वजह से आपका जो फूड है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वहाँ से फिर जो चीज़ें जहाँ से एब्जॉर्ब होनी होती हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। ताकि वो बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो सकें। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। असिमुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन
of the absorbed molecules during the metabolism of the cell is known as assimilation। अच्छा, assimilation का दूसरा नाम है यूटिलाइजेशन। असिमुलेशन का दूसरा नाम है यूटिलाइजेशन। ये आपका जो ओल्ड बुक है उसके अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को यूज़ करना। अब आपने खाना तो खा लिया, अब खाने में से जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी वो बॉडी को मिल गई। अब जो चीज़ें बॉडी को मिली हैं, अब बॉडी उन चीज़ों को यूज़ करेगी। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड मिली तो अमाइनो एसिड का काम क्या है, प्रोटीन मिली, एटीपी मिली, जो मतलब जो जो चीज़ें आपको मिली बॉडी को, यानी कि लिपिड्स मिले। तो हर किसी को यूज़ करना, बॉडी उन चीज़ों को यूज़ किस तरह से करती है, इसको हम बोलते हैं असिमुलेशन। अच्छा, अब ये जो डाइजेशन होती है आपकी, या एब्जॉर्प्शन, असिमुलेशन, ये पूरे जो प्रोसेस होते हैं वो 100% नहीं होते। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फूड जो है वो 100% डाइजेस्ट होगा। ठीक है, आपका फूड कुछ परसेंट डाइजेस्ट होता है और कुछ परसेंट इसका बच जाता है, जिसको हम नाम देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड का। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। अब इस अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, ये जो है बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। एक्सपेल आउट यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द सेल आर बॉडी। सेल में से अनडाइजेस्टेड फूड निकले तो भी उसको इजेशन बोलेंगे, और अपना बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड निकले तो उसको भी हम इजेशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। सिंपल करके बता रहा हूँ कोशिश करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है। अच्छा, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या है? पहले तो यार सिंपली वर्ड से ज़ाहिर है, इंट्रा सेल्यूलर मीन्स विद इन द सेल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स आउटसाइड ऑफ द सेल। अच्छा, इंट्रा सेल्यूलर एक चीज़ समझो, अगर यहाँ पर आपका एक ही सेल है बॉडी का, यूनिसेलुलर जिस तरह से, तो इसके अंदर अगर हो रही है तो उसको बोलोगे इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई क्लियर। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर आपकी ये डाइजेशन हो रही है, तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको तो बोलोगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर। लेकिन ये हो रही है सेल से बाहर, लेकिन ये जो आदमी है उसकी बॉडी के अंदर हो रही है, तो आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर को खाली आउटसाइड ऑफ द सेल नहीं बोल सकते। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो आपको बोलना है आउटसाइड ऑफ द सेल बट इनसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये चीज़ समझाता हूँ, ये मैंने चीज़ बोली क्यों, क्योंकि इस बुक के अंदर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, वो आप जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जो पहली मरतबा पढ़ रहे होते हैं, चीज़ें सुन रहे होते हैं, उनको ये लाइनें तंग करती हैं, बुक लाइन्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएंगी आपको। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ टेक इन फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेल सरफेस। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यानी कि फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं। ठीक है, दस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड देयर सेल। तो सेल के अंदर उनके डाइजेशन होती है। सच ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड ऑफ देयर सेल। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कुछ, वो समझते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लेकिन वो सेल से बाहर नहीं जाते। ठीक है, यानी कि रिलीज होते हैं वो, लेकिन विद इन दी सेल, और जो मटेरियल डाइजेस्ट करना होता है वो उसको वहीं पर डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ डाइजेशन इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इसी डाइजेशन को हम नाम देते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अच्छा, दूसरी बात, आगे बढ़ो। वेयर इज ऑन दी अदर हैंड मेजोरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक राउंड वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स टेक देयर फूड इनसाइड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्पेसिफिक लोकेशन, जिसको हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। अच्छा, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो याद कर लो, माउथ टू एनस पूरी जो लाइनिंग है उसको आप बोलोगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको आप गट भी बोल सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हो, जीआईटी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये सारे नाम हैं इसके। तो elementary canal are gut made up of the cells. They cannot take inside their cell directly since the size of food particle is too large to be taken up by the cells. यानी कि ये जो फूड पार्टिकल इन्होंने लिया है अपनी जीआईटी के अंदर, सपोज करो ये जीआईटी, ये इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकते, बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल काफ़ी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, नॉन डिफ्यूजिबल है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको आइडिया दिया। तो ये क्या करेंगे, इसको पहले स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ेंगे। अच्छा, अब ये किस तरह से होगा, ये सुनो, ये जो पूरी कहानी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी ना, वो इसका निचोड़ आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल इज टू लार्ज टू बी टेकन अप द वाइल द फूड रिमेन्स आउटसाइड द सेल। अब देखो,
सेल इन चीज़ों के अंदर है, ये अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो इनके अंदर है, ये सेल से बाहर है। While the food remains outside the cell in the gut, the enzymes are released from the secretory cells into the gut where the food is being digested and converted into simpler substances. अच्छा, यानी कि ये क्या हो रहा है? अच्छा, एग्जाम्पल लो, सपोज करो कि यहाँ पर ये माउथ है, इसको नाम देते हैं यहाँ पर माउथ। तो माउथ के अंदर ये आपका जो फूड पार्टिकल है ये पड़ा हुआ है। फूड पार्टिकल यहाँ से तो ना एब्जॉर्ब हो सकता है और ना ही सेल के अंदर जा सकता है, यानी कि ये सेल से बाहर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये सिक्रीशंस कुछ स्टार्ट होंगी, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह, केमिकल्स सलाइवा के अंदर। तो सलाइवा के अंदर क्या होगा, आपके ये जो फूड पार्टिकल हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो फूड है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब देखो, माउथ के अंदर तो कोई सेल वगैरह नहीं है, माउथ के अंदर है, मतलब इनसाइड ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। लेकिन ये माउथ जो फूड अंदर पड़ा हुआ है, वहाँ उसके आसपास तो कोई सेल नहीं है, ये सेल के बाहर ही पड़ा हुआ है फूड। तो ये फूड सेल के बाहर टूटा और कन्वर्ट हुआ सिंपलर फॉर्म में। अब ये सेल के बाहर सारी चीज़ें हुई, तो इसी वजह से इसको नाम देते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का। ठीक है, अब देखो ये सुनो, बोथ टाइप्स ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड नॉट ओनली थ्रू एंजाइमेटिक कन्वर्शन बट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर आल्सो थ्रू सम काइंड ऑफ मैकेनिकल कन्वर्शन। यानी कि ये लाजमी नहीं है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एंजाइमेटिक एक्शन हो, बल्कि मैकेनिकल एक्शन भी होता है। जैसे कि आप चीविंग करते हो, ठीक है, चीविंग यानी कि आप फूड को चीव करते हो, चबाते हो फूड को और ग्राइंड वगैरह करते हो अपनी टीथ वगैरह की हेल्प से, तो आपका फूड जो है वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये आपका फूड जो है वो एक एंजाइमेटिक एक्शन से, या इसको हम नाम देते हैं केमिकल डाइजेशन से जो है वो टूट जाता है। यानी कि डाइजेशन आपके माउथ के अंदर कौन कौन सी होती है, एक होती है केमिकल डाइजेशन और दूसरी होती है आपकी मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने याद करनी है, एक केमिकल डाइजेशन, दूसरी मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, तो फॉर्मर इसका टर्म इज मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, ये दोनों मैंने आपको बता दी। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन complex food, water is essentially required to facilitate the hydrolytic breakdown of the food। यानी कि जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है, यानी कि केमिकल, अच्छा केमिकल का दूसरा नाम एंजाइमेटिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंजाइम्स ही इसी में यूज़ होते हैं। अच्छा, इस एंजाइमेटिक एक्शन में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, कुछ जो एंजाइम्स होंगे कुछ, उनमें क्या होगा कि अगर वाटर की प्रेजेंस होगी तो वो अपना जो फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, यानी कि वाटर जो है उनके रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद करनी है। ऑन दी अदर हैंड फिजिकली और मैकेनिकली ब्रेकडाउन सच एज मेस्टिकेशन, ये जो मेस्टिकेशन वगैरह होती है, चबाना, चर्निंग वगैरह, ग्राइंडिंग, पेरिस्टल्सिस, ये जो है रिदमेटिक मूवमेंट होती है फूड की इन दी योर जीआईटी। जैसे कि आपका स्टमक, अगर आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर बैठे हुए होते हो, तो आपका जो स्टमक है, जब आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर बैठे हुए होते हो तो तो वो जो है, यानी कि आपको थोड़ी सी आवाज़ें आती हैं उसमें से, तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम पेरिस्टल्सिस बोलते हैं। ठीक है, और वो फूड को तोड़ने में हेल्प करता है। तो केमिकल डाइजेशन देयर बाय प्रोवाइडिंग मोर फूड पार्टिकल्स टू बी एक्टेड अपॉन डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक, तो ये मैंने चीज़ आपको सारी बता दी। अच्छा, दो तरह की डाइजेशन होती है, एक सेक लाइक होती है और दूसरी ट्यूब लाइक। सेक लाइक और ट्यूब लाइक में क्या फ़र्क है? ट्यूब लाइक जो होती है वो, उसमें दो ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, माउथ के लिए ओपनिंग अलग होती है, एनस के लिए ओपनिंग अलग होती है। ठीक है, यानी कि फूड एक ओपनिंग से एंटर करेगा, दूसरी ओपनिंग से वो जो है एग्जिट मारेगा। और सेक लाइक डाइजेस्टिव में क्या होता है कि एक ही कैविटी होती है जिसके अंदर एक ही ओपनिंग होती है, जहाँ से फूड एंटर करेगा वहाँ से ही वापसी जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं माउथ ट्यूब लाइक और सेक लाइक डाइजेशन। ठीक है, इसमें पहली पहली पॉइंट यही लिखी हुई है, सिंगल ओपनिंग, और ये अपना टू ओपनिंग प्रेजेंट इन। अच्छा, और ट्यूब लाइक, ये आपके अंदर भी ट्यूब लाइक है, एडवांस्ड ग्रुप्स के अंदर ये होती है। और ये डाइजेस्टिव सेक लाइक जो डाइजेस्टिव है वो लोअर एनिमल्स के अंदर होती है, जिस तरह से निडेरिया, हाइड्रा वगैरह, ये इनके अंदर सेक लाइक अपना होती है। फूड इंटर्स और वेस्ट जो है सिंगल ओपनिंग के थ्रू डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट होती है,
कंप्लीट कहाँ से होगी? क्यों? क्योंकि एक ही ओपनिंग है, फूड इसके अंदर आएगा और पीएच वगैरह भी इसके अंदर नॉर्मल होती है, यानी कि ज़्यादा चेंज नहीं होती, क्योंकि एक ही किस्म का फूड एंटर कर रहा होता है नॉर्मली और एक ही तरह का एनवायरनमेंट होता है। और केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस एक्टिवली, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पीएच वगैरह नॉर्मल होती है, फ्यूअर एंजाइम्स, क्योंकि एक कैविटी कम है तो एंजाइम इतने कहाँ से होंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ पर देखें, फूड और जो है एंटर करेगा और वेस्ट पार्टिकल्स रिमूव होंगी अलग अलग ओपनिंग से। डाइजेस्टिव कंप्लीट है। माउथ से एनस तक जब भी या ट्यूब लाइक जो अरेंजमेंट होगी ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें आप बोलोगे कि ये जो है डाइजेशन वो कंप्लीट है। मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों जो है एक्टिवली होती हैं। डाइजेशन ट्रैक्ट जो है पीएच वेरिएबल होगी, क्योंकि डिफरेंट आप जो है चीज़ें वगैरह एनवायरनमेंट के अंदर आ रही हैं और एनवायरनमेंट जो है कम्प्लीटली डेवलप्ड है। सो इसी तरह से enormous enzymes present acted by the food components, यानी कि काफ़ी एंजाइम्स वगैरह होते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी जो है चीज़ें वो बनी हुई होती हैं। ठीक है।